तो नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा और आज इसको बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला होगा जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ मशीन लर्निंग। आज जो मशीन लर्निंग की पूरी हिस्ट्री होगी हम स्टार्टिंग से लेकर अभी तक पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो मशीन लर्निंग डेवलप्ड ग्रेजुअली थ्रू मेजर डिस्कवरीज इन न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। तो यार इसका तो सीधा सा है। पहले आप ये समझो, आज के समय में मशीन लर्निंग हर जगह यूज हो रही है, जैसे कि चैटबॉट्स, रिकमेंडेशन सिस्टम, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। लेकिन इसका जर्नी काफी पुराना है, ठीक है। जो मशीन लर्निंग है एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो डेवलप हुई है न्यूरल नेटवर्क्स, स्टैटिस्टिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम। सिंपल मॉडल से स्टार्ट होके आज हम एडवांस डीप लर्निंग सिस्टम तक पहुंच चुके हैं। मतलब ये जो स्टार्टिंग हुई थी बहुत ही एक सिंपल मॉडल से स्टार्ट हुई थी, आज तो हम जहां तक पहुंच गए वो डीप लर्निंग, ठीक है। डीप लर्निंग तक पहुंच चुके हैं। तो स्टार्टिंग से अभी तक डीप लर्निंग क्या है वो लास्ट में समझेंगे कैसे डेवलप हुई। स्टार्टिंग में जो हमारा पहला सिस्टम क्या आया था 1943 में, फर्स्ट आर्टिफिशियल न्यूरॉन मॉडल, wherein Magnus and Walter Pitts introduced the first artificial neuron model. They represented biological neurons using electrical circuit. This work laid the foundation for neural networks. सबसे पहला ब्रेक थ्रो आया जब वॉरेन मैग्लस और वॉल्टर पिट्स ने इंट्रोड्यूस किया आर्टिफिशियल न्यूरॉन मॉडल। उन्होंने ह्यूमन ब्रेन की न्यूरॉन्स को इलेक्ट्रिकल सर्किट में, देखो ये जो है ह्यूमन ब्रेन का न्यूरॉन सिस्टम है, इसको इन्होंने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट किया, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट था उसमें कन्वर्ट किया। मतलब मशीन को ह्यूमन ब्रेन की तरह डिजाइन किया। मतलब जो हमारा ब्रेन होता है वो भी सोचता है, इन्होंने मशीन को इस तरह से डिजाइन किया कि सोच सके, मतलब एग्जैक्टली सोच नहीं सके, मतलब इस तरह का उन्होंने डिजाइन किया। इसी से न्यूरल नेटवर्क्स की फाउंडेशन बनी, ठीक है। जो डेंड्राइट्स होते हैं ये इंफॉर्मेशन जो हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन से पहुंचती है, सोमा में यहाँ पर जो प्रोसेसिंग होती है, इसके थ्रू जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुई है ये एक्सॉन के थ्रू ट्रेवल करते सिनेप्स में जाती है। सिनेप्स के बाद ये नेक्स्ट न्यूरॉन को चली जाती है। सेम इसी मॉडल पर इन्होंने ये बनाया, इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट। यहाँ से इनपुट जाते हैं, ठीक है। इनपुट जाने के बाद यहाँ पर कैलकुलेटिंग होती है, जो कैलकुलेट होने के बाद यहाँ पर डिसीजन मेकिंग बाद आउटपुट। इसको आगे बहुत अच्छे से समझेंगे, इसका पूरी थ्योरी होगी इसकी, ठीक है। अब इतना समझ जितना समझाया, यहाँ से आउटपुट जाता है, ठीक है। मुझे लगता है समझ आ गया होगा। इसके बाद तो फॉर 7 इयर्स तो नॉर्मल चलता रहा, मतलब जो भी इनका था। तो उसके बाद 1950 ट्यूरिंग टेस्ट proposed by Alan Turing, a test to determine whether a machine can exhibit human-like intelligence. This concept influenced future AI and machine learning research. फिर ये जो उसके बाद जो न्यूरल नेटवर्क बना उसके बाद आता है एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, ट्यूरिंग टेस्ट प्रपोज्ड बाय एलन ट्यूरिंग। इसका मेन आइडिया है क्या मशीन ह्यूमन की तरह बिहेव कर सकती है। इसका आइडिया था कि क्या मशीन ह्यूमन की तरह बिहेव कर सकती है, मतलब सोच सकती है। और जज मशीन एक ह्यूमन जज मशीन और इंसान में डिफरेंस नहीं कर पाए, एक जो ह्यूमन जज है मशीन और इंसान में डिफरेंस नहीं कर पाए, तो मशीन को इंटेलिजेंट माना जाएगा। ये एआई का बेस्ट कॉन्सेप्ट बन गया है यहाँ से जो ट्यूरिंग टेस्ट था। इसमें ये क्या था कि जो एक इंसान होगा, ठीक है, किसी मशीन से अगर रिप्लाई मांगा तो मशीन ने रिप्लाई दिया। अगर इस बंदे ने जो यहाँ पर बैठा हुआ है इसने पहचान लिया कि मशीन ने रिप्लाई दिया है या इंसान ने, पहचान लिया तो मशीन इंटेलिजेंट नहीं है। अगर पहचान नहीं पाया तो यस मशीन इंटेलिजेंट है। ये था ट्यूरिंग टेस्ट। 1952 Arthur Samuels learning program. Arthur Samuels developed a program that could learn from experience. The program played checkers and improved over time. He is considered one of the pioneers of machine learning. अब इसमें रियल लर्निंग का कॉन्सेप्ट आता है, जो ये लाते हैं हमारे आर्थर सैमुअल्स का लर्निंग प्रोग्राम ये लाता है, ठीक है। आर्थर सैमुअल ने बनाया एक प्रोग्राम जो एक्सपीरियंस से लर्न करता था। ये प्रोग्राम था चेकर्स गेम खेलता, मतलब जो प्रोग्राम था चेकर्स गेम खेलता था। हर बार बेटर होता था, मतलब वो गेम खेलता था, जितना ज्यादा गेम खेल जाता था उतना ही वो इंटेलिजेंट होता जा रहा था, मतलब अपने एक्सपीरियंस भी इंप्रूव कर रहा था। जो उसकी नेक्स्ट क्या कहते हैं नेक्स्ट मूव होगी उसमें इंप्रूव कर लिया था। जैसे कि उसने पिछली बार मैंने गलती करी इस मूव में, अब उसने नेक्स्ट टाइम जो वो मूव जाएगा ही नहीं, वो ठीक है उस पोजीशन पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो उसने लर्न कर लिया, वो यहाँ से आया था, ठीक है। ये जो चेकर्स प्रोग्राम था इसने यहाँ पे लर्न करना सीख लिया अपने एक्सपीरियंस से। इसके बाद आते हैं 1957 1958 परसेप्ट्रॉन डेवलप्ड बाय
from Rosenblatt. First neural network capable of learning weight automatically, used for pattern recognition, base and step detection. अब इसमें क्या होता है कि मशीन लर्निंग का एक मेजर स्टेप आता है इसमें, परसेप्ट्रॉन, इसको परसेप्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। डेवलप्ड बाय फ्रैंक रोजनब्लैट। ये था कि फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क जो अपने वेट ऑटोमेटिकली लर्न कर सकता था, अपने वेट से ऑटोमेटिकली लर्न कर सकता। इसका यूज होता है जैसे कि पैटर्न रिकॉग्निशन, इमेज और शेप डिटेक्शन में। सिंपल एग्जांपल है, मशीन को सिखाना कि ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, हम मशीन को सिखा पा रहे थे कि ये क्या है, सर्कल है या स्क्वायर है, मतलब मशीन हमसे सीख रही थी। ये मॉडर्न न्यूरल नेटवर्क का स्टार्टिंग पॉइंट था। जो न्यूरल नेटवर्क था उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से था। भाई मशीन है, इसको बताना है ये ट्रायंगल है। अगर इससे पूछा गया भाई ये क्या ट्रायंगल था, और मशीन ने बता दिया कि हाँ ट्रायंगल है, तो भाई माना जाएगा कि हाँ जो हमारी मशीन है सही से ट्रेंड हुई है, ठीक है। एंड इसके बाद आता है 1959 एडेलाइन एंड मेडलाइन, डेवलप्ड बाय बर्नार्ड विट्रो एंड मैर्सियनहॉफ। कैसे तो नाम होते हैं यार इनके। चलो एडेलाइन, adaptive linear neuron used for binary classification. Medline, multi-layer system used in real-world application like telephone, echo cancellation। चलो इसको समझते हैं। जो नेक्स्ट डेवलपमेंट में जो आता है हमारा बर्नार्ड विट्रो और मेडिसन हॉफ की थ्रो, ठीक है। इसमें एडेलाइन, एडेप्टिव लर्निंग न्यूरॉन। एडेलाइन होता है जो एडेप्टिव लर्निंग न्यूरॉन। इसमें क्या होता है, बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। जो हमारी बाइनरी क्लासिफिकेशन होती है उनके लिए यूज होता है। लाइक एग्जांपल यस नो, ये जीरो और वन, ठीक है। यस नो या जीरो और वन। एंड जो मेडलाइन था, मल्टीपल मल्टीपल एडलाइन यूनिट्स को कॉम्बिनेशन, जो हमारी एडलाइन यूनिट थी जीरो या वन, उनके मल्टीपल यूनिट्स का कॉम्बिनेशन होता था मेडलाइन में। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूज हुआ, जैसे कि टेलीफोन लाइंस में इको रिमूव करना। ये फर्स्ट प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग एप्लीकेशन में से एक था। जो मशीन लर्निंग एप्लीकेशन थी ये फर्स्ट लर्निंग था, मतलब फर्स्ट प्रैक्टिस, मतलब क्या कहते हैं, सो गया, ये फर्स्ट प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग एप्लीकेशन में से एक था, ठीक है। जो हमने देखा है वो क्या क्या था, आर्टिफिशियल न्यूरॉन, ट्यूरिंग टेस्ट, लर्निंग प्रोग्राम, परसेप्ट्रॉन, एडलाइन एंड मेडलाइन। ये सब मिलकर मशीन लर्निंग का स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती है, आगे भी बहुत कुछ है, ठीक है। अब तक हमने मशीन लर्निंग का बेसिक फाउंडेशन समझा, अब देखते हैं उसका ग्रोथ फेज। यहाँ पे ग्रोथ एंड चैलेंज में उसका ग्रोथ फेज देखते हैं, और जहाँ चैलेंज भी आए और मेजर ब्रेक थ्रोज भी। तो 1967 में क्या होता है, नियरेस्ट निगेवर एल्गोरिथम, वन ऑफ द अर्लीस्ट पैटर्न रिकॉग्निशन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की 1967 में एक एल्गोरिथम आई थी पैटर्न रिकॉग्नाइज करने के लिए, ठीक है। यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी बिटवीन डेटा पॉइंट्स। तो यार मैं इसको एग्जांपल लेता हूँ, ये हूँ मैं, ठीक है। इस टाइम क्या चल रही है, हाँ थोड़ा सी जो के नियरेस्ट निगेवर लिखा है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस मानेंगे नियरेस्ट एंड के नियरेस्ट में। जैसे कि मुझे मूवी देखने जानी, कौन सी मूवी चल रही है, हाँ धुरंधर मूवी चल रही है, ये हूँ मैं, ये है मेरा दोस्त। मैंने इससे पूछा भाई मूवी कैसी है, इसने बता दिया अच्छी है, मुझे लगता है मुझे देखने जाना चाहिए। फिर मैं सोचता हूँ नहीं नहीं यार, और भी पूछता हूँ, ये मेरा दोस्त बाबा टिल्लू, ये मेरा दोस्त बचपन में प्यार, ये मेरा दोस्त ले बेटा। मैं भाई इनसे ये पूछता हूँ भाई मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, कहते हैं हाँ जाना चाहिए। ये बंदा कहता है नहीं जाना चाहिए, प्रोपेगेंडा है, ठीक है। तो मेजोरिटी ने क्या कहा, जाना चाहिए। तो मैं मूवी देखने जाता हूँ। अगर मैं एक से पूछता हूँ तो इसको हम कह सकते हैं नियरेस्ट निगेवर एल्गोरिथम। एंड मैं बहुत सारे के नियरेस्ट निगेवर, मतलब बहुत सारे जितने मेरे नियरेस्ट है, मतलब मेरे फ्रेंड उनसे पूछता हूँ, तो ये हो जाएगा के नियरेस्ट निगेवर एल्गोरिथम। तो अब इसको हम इसकी हेल्प से समझते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी बॉल्स पड़ी है यहाँ पर एक जगह, हमने इसको ग्राफ में कन्वर्ट किया। ये जो बीच वाला मार्क है भाई, ये बीच वाला मार्क, ये कहता है भाई मैं क्या हूँ। इसको हम मानते हैं टेनिस बॉल, इसको मानते हैं बास्केटबॉल, ठीक है। ये कह रहा भाई मैं क्या हूँ, तो इसने अपना K3 देखा, तीन लोगों में, वन टू थ्री, ठीक है। तीन लोगों में इसने देखा वन टू, तो इसने पूछा इन लोगों से मैं क्या हूँ। इन दोनों ने कहा भाई तू बास्केटबॉल ही है। मेजोरिटी में यहाँ पे आ गई, तो इसने मान लिया मैं बास्केटबॉल हूँ। टेनिस का सिर्फ एक था, तो मेजोरिटी में ये था। लेकिन जब इसने चेक किया K5 में, चेक किया वन टू थ्री,
इसने कहा नहीं भाई तुम टेनिस ऑफ बास्केट नहीं हो। तो हमें मतलब स्मॉलेस्ट पास की निगेटिव डिसीजन नहीं लेना, मतलब कोई बहुत कम चांस है स्टेबल। लेकिन जब हम ज्यादा मेजोरिटी ज्यादा एरिया कवर करते हैं, इन सबसे पूछते हैं, तो स्टेबिलिटी के चांस ज्यादा हैं हमारे। ठीक है, मुझे लगता है कि ये जो समझ में आ गया होगा। जो डाटा सबसे ज्यादा सिमिलर है उसी कैटेगरी में डाल दो। ठीक है, यहाँ पे क्या सिमिलर था, यहाँ पर था बास्केटबॉल सिमिलर, तो इसको इस बास्केटबॉल क्लास में डाल दिया। एंड जब 5 आया के इक्वल टू 5 किया, तो हमने यहाँ पे ये मेजोरिटी में हो गया, तो इसको टेंस क्लास में डाल दिया। ओके, मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। लिमिटेशन ऑफ परसेप्ट्रॉन, ये भाई एक प्रॉब्लम है। आइडेंटिफाई बाय मार्विन मिन्स्की एंड सिमोर पेपर्ट, दे showed that perceptrons cannot solve complex problem like XOR। ठीक है, इसको शायद मुझे लगता है पढ़ा होगा आपने अच्छे से। दिस लेड टू अ डिक्लाइन इन न्यूरल नेटवर्क रिसर्च एआई विंटर। अभी मैं बताता हूँ ये क्या है। यहाँ पे आया एक प्रॉब्लम, मार्विन मिन्स्की और जो ये हमारे कौन से थे, सिमोर पेपर ने क्या प्रूव किया। परसेप्ट्रॉन जो हमने ऊपर परसेप्ट्रॉन बना था, परसेप्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता लाइक XOR। भाई जो परसेप्ट्रॉन था, उन्होंने कोशिश किया कि ये सॉल्व भी नहीं कर सकता, तो अब ये सॉल्व नहीं हो सकता। अभी तक इस पे सब डिपेंड थे, अब ये सॉल्व नहीं हो सकता तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई। रिसर्च स्लो हो गई, यहाँ से जो हमारा अमेरिकी रिसर्च थी वो स्लो हो गई। इस पीरियड को बोला गया एआई विंटर, क्योंकि भाई 1969 से 1980 तक, मतलब 1982 तक भाई कुछ भी नहीं हुआ, एआई विंटर काल हो गया। मतलब ऐसा टाइम होता है जो किसी टेक्नोलॉजी या किसी काम जहाँ पे कुछ काम नहीं होता, बस प्रोसेस चल रही होती है, काम हो रहा होता है, लेकिन हमें कोई सक्सेस नहीं मिलती। यहाँ तक कोई सक्सेस नहीं मिली थी हमको। ठीक है, मुझे लगता है कि ये समझ आ गया, तो ये एक्स और गेट सॉल्व नहीं कर पा रहा था, तो इसको हटाया गया। और फिर आगे क्या होता है आगे देखते हैं। फिर आते एडवांसमेंट्स इन 90s एंड 90 80s एंड 90s। यहाँ पे कुछ एडवांसमेंट्स आए, अब यहाँ पे कुछ इंप्रूव हुआ। हॉपफील्ड नेटवर्क प्रपोज्ड बाय जॉन हॉपफील्ड इंट्रोड्यूस रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क विथ मेमोरी कैपेबिलिटीज। ये रिवेल आया विथ जॉन हॉपीफील्ड। ये था एक रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो मेमोरी स्टोर कर सकता था। ये क्या कर सकता था, मेमोरी स्टोर कर सकता था। सिंपल मशीन पार्शियल इनपुट से कंप्लीट पैटर्न रिकॉल कर सकती थी। मतलब जो मशीन को इनपुट दिया है वो इनकम्प्लीट है, पार्शियल है, लेकिन फिर भी वो अपने जो पैटर्न उसको सिखाए हैं ट्रेनिंग के दौरान, उससे जो होता है पैटर्न रिकॉल कर सकती थी, अपना ओरिजिनल पैटर्न। ठीक है, ये यहाँ पे था। और फिर इसके बाद था 1986 बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम। ये एक गेम चेंज था बहुत ज्यादा। पॉपुलराइज्ड बाय जेफरी हिंटन एंड अदर्स। कई लोग थे, मतलब एक ही लोग नहीं थे। नेवल ट्रेनिंग ऑफ मल्टीलेयर न्यूरल नेटवर्क्स, मेजर ब्रेक थ्रू फॉर मॉडर्न डीप लर्निंग। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। इसमें क्या होता है, पॉपुलराइज्ड बाय, पहले तो ये देखो इनका नाम अच्छे से याद रखना, जेफरी हिंटन एंड अदर्स। पहले बताया है, बहुत सारे लोग थे। इसने अलाउ किया मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करना। अभी तक क्या एक ही लेयर न्यूरल नेटवर्क था, एक ही को ट्रेन कर रहे थे, लेकिन बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम जो आई, इसने मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना, एरर को बैकवर्ड पास करके इम्प्रूव करना। इसी से मॉडर्न डीप लर्निंग पॉसिबल हुआ। जो हमारा मॉडर्न डीप लर्निंग है ना भाई, इसी से इसकी न्यू बनी, बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो ये समझ आ गई होगी बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम आपको। एंड 1995 सपोर्ट वेक्टर मशीन डेवलप्ड बाय व्लादिमीर, भाई व्लादिमीर पुतिन नहीं, पुतिन नहीं, वेपनिक। Powerful supervised learning algorithm is used for classification and regression। भाई ये जो हमारे टॉपिक है ना मशीन लर्निंग, भाई ये बहुत कुछ है, मतलब सब कुछ नहीं लेकिन भाई बहुत कुछ है ये मशीन लर्निंग में। ठीक है, तो इनका चीज पढ़ेंगे, शायद सेकंड चैप्टर में ही होंगे ये। डेवलप्ड बाय व्लादिमीर वेपनिक एंड पावरफुल सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। जो ये एल्गोरिथम थी तो क्या थी ये, पावरफुल सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। सुपरवाइज्ड मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है, समझ गए होंगे। पावरफुल सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम यूज होता है किसमें, क्लासिफिकेशन में, रिग्रेशन में। एग्जांपल जैसे कि स्पैम वर्सेस नॉट स्पैम इमेज। जो हमारी इमेज होती है वो स्पैम है या नॉन स्पैम है, इसमें मतलब यहाँ से चेक होने लगा ये सपोर्ट वेक्टर जो मशीन थी। ठीक है,
मुझे लगता है जो ये एसवीएम की आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद आते हैं हम 1997 डीप ब्लू डेवलप्ड बाय आईबीएम। ओ भाई, वाइल्ड कार्ड एंट्री आईबीएम की। तो इन्होंने डीप ब्लू नाम का सिस्टम का डिजाइन किया। डीप ब्लू डिफीटेड वर्ल्ड क्लास चैंपियन कैरी कैस्परोव और डेमोन्स्ट्रेटेड एआई एबिलिटी इन स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। तो ये आईबीएम ने जो आईबीएम था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आई थिंक, डीप ब्लू ने वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव को डिफीट किया। भाई मतलब इन्होंने इतना स्ट्रांग बना दिया, जो वर्ल्ड चैंपियन था भाई उसको तक डिफीट कर दिया। समझ रहे हो कहां से, मतलब कहां से शुरुआत हुई थी, बिल्कुल छोटे सिस्टम से कहां तक पहुंच गए हम। ये प्रूफ था एआई कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग कर सकता है। अभी तक इससे प्रॉब्लम पहले थी, भाई ये तो कॉम्प्लेक्स चीजें सॉल्व नहीं कर पा रहा, लेकिन जब भाई इसने इसको हराया, तब इन्होंने भाई सबके सामने आईबीएम ने प्रूव कर दिया कि एआई ये कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग कर सकता है। ठीक है। 1998 हैंडरिटन डिजिट रिकॉग्नाइजेशन या डेवलप्ड एट एटी बेल लेबोरेटरीज। ओके, इसके बारे में सर्च करना। और यहाँ पर क्या क्या बना है भाई, यहाँ से बहुत चीजें निकली है। यूज्ड बाय पोस्टल सर्विस टू ऑटोमेटिकली रीड हैंड रिटन जिप कोड्स। जो पोस्टल कोड में इसका यूज हुआ, हैंड रिटन जो कोड्स थे उनको रीड करने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये जो पोस्टल कोड है, इसने अपने जो फीचर थे इसको सिखाए गए थे, जो ट्रेनिंग दी गई थी, कौन कौन से डिजिट कैसे बनते हैं, किस तरह से बनते हैं। तो उन्होंने उसने ये देखा सिस्टम ने एंड पहचान लिया, भाई 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 06974। ठीक है, और ये करेक्ट भी हुआ। ठीक है। इसके बाद हम एंटर होते हैं कहां पर, 21st सेंचुरी इनोवेशंस इन मशीन लर्निंग। तो ये था मशीन लर्निंग के ग्रोथ फेज, जहां प्रॉब्लम्स भी आई और पावरफुल सॉल्यूशन भी। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा ये आ रहा है, 21st इनोवेशन मशीन लर्निंग। इसमें डीप लर्निंग, गूगल, ओपन आई, डीप माइंड बहुत कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसमें, जहां से एआई रियल दुनिया में रिवोल्यूशन क्रिएट किया। पहला क्वेश्चन ये आते हैं कि व्हाई एमएल ग्रो फास्ट, मशीन लर्निंग सडनली फास्ट ग्रो क्यों हुई। थ्री मेन रीजन। बिग डेटा, जीपीयूज कंप्यूटेशनल पॉसिबल हुआ, मतलब जो हाई कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल लॉजिक्स थे वो हमारे पॉसिबल हो गए। एडवांस एल्गोरिथम डेवलप हुई, जो एडवांस एल्गोरिथम बहुत सारी वो डेवलप हुई। रिजल्ट ये हुआ कि एआई बिकेम मोर पावरफुल देन ओवर बिफोर। अभी तक जितना पावरफुल था, जब यहाँ भाई डाटा से इतना ज्यादा बिग डाटा आ गया इसके पास ट्रेनिंग के लिए, चीजों को अडॉप्ट करने के लिए, भाई इतना पावरफुल हो गया बहुत ज्यादा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 2006 डीप लर्निंग रिविval led by Geoffrey Hinton introduced deep leaf networks and started interest in neural networks। ये कमबैक मोमेंट था। लेड बाय जेफरी हिंटन इंट्रोड्यूस डीप लीफ नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स फिर से पॉपुलर हो गए। जो न्यूरल नेटवर्क्स थे वो फिर से पॉपुलर हो गए। डीप लर्निंग का रियल स्टार्ट, वो तो बताया था न्यू थी उसकी, जो रियल स्टार्ट होता है डीप लर्निंग की वो यहाँ से होती है। ठीक है। 2020 गूगल ब्रेन डेवलप्ड बाय गूगल, लार्ज स्केल डीप लर्निंग सिस्टम वर्किंग ऑन मैसिव डाटा सेट्स। लार्ज स्केल जो लर्निंग सिस्टम था, मशीन अब खुद पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने लगी। जो पैटर्न्स हमको मशीन को बताने पड़ते थे वो उससे लर्न करती थी एंड डिसीजन। अब लेकिन मशीन जो पैटर्न्स खुद से आइडेंटिफाई करने लगी अपने लिए। फिर आता है 2020 में, मतलब 12 में, एलेक्स नेट, उसी टाइम डेवलप्ड बाय एलेक्स Krzyzewski won ImageNet competition with high accuracy, major breakthrough in image recognition। जो हमारे एलेक्स क्रेजवेस्की थे ना, इन्होंने एलेक्स नेट सिस्टम बनाया, इमेज नेट कंपटीशन जीता विथ हाई एक्यूरेसी। इमेज रिकॉग्नाइजेशन में ह्यूज ब्रेक थ्रू आया, जो अभी तक इमेज रिकॉग्नाइजेशन में यहाँ से जो बहुत अच्छा मोमेंट मानते हैं, सबसे तेज यहाँ से ही हुआ। ठीक है। 2014 डीप फेस, ये हमारे भैया फेसबुक भाई ने बनाया था। अचीव्ड नियर ह्यूमन एक्यूरेसी इन फेस रिकॉग्निशन। फेस रिकॉग्निशन में इनके पास अच्छा खासा डाटा भी था फेसबुक से। ठीक है। फेसबुक ऑटो टैगिंग फोटोज, मतलब एग्जांपल था, फेसबुक फेस देख के ही बना के ले लेते जो हमारा पोस्ट करें, एंड जो फेसबुक हो फेस देख के ऑटो टैग कर दे।
डीप फेस फेसबुक का, ठीक है। इसके बाद आता है डीप माइंड। ओके, जो डीप माइंड एक्वायर बाय गूगल, भाई ये गूगल बड़ी गंदी आदत है, कुछ भी अच्छा दिखता है, अच्छा खासा मोटा पैसा फेंकता है, उसको ले लेता है। फोकस ऑन reinforcement learning and advanced AI system, reinforcement learning and decision making systems में इसका जो जहाँ ध्यान था उसी में ही था। एडवांस एआई रिसर्च का सेंटर बन गया, जो हमारी एडवांस एआई रिसर्च था उसका सेंटर डीप माइंड बना। 2015 ओपन एआई तो जानते हो कि इस टाइम तो चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, वो ओपन एआई का ही है। एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो ओपन एआई था, इसका गोल था सेफ और पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करना। और भाई उसने फाइनली कर भी दी। जो इतना ये चैटबॉट्स का एवोल्यूशन चालू हुआ है भाई, जो बेस्ट योगदान होगा ना भाई इसका ही होगा, ओपन एआई का। 2015 रेसनेट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट रिसर्चर्स। भाई अब ये लोग के पीछे हटते, इनको भी कुछ दिखाना था तो इन्होंने भी अपना दिखा ही दिया। वेरी डीप न्यूरल नेटवर्क इमेज क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी इंप्रूव हुई। जो इमेज की क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी थी वो थोड़ी सी और इंप्रूव कर दी, मतलब जितनी चल रही थी उससे और भी अच्छी। 2015 यूनेट स्पेशल न्यूरल न्यूरल नेटवर्क फॉर मेडिकल यूज। ठीक है, जो यूनिट था ये मेडिकल यूज के लिए बना था। यूज होता था ट्यूमर डिटेक्शन में, जो ट्यूमर हो जाता था उसका डिटेक्ट करने में। बायोमेडिकल इमेज एनालिसिस। हेल्थ केयर में एआई का स्ट्रॉन्ग यूज। जो हेल्थ केयर में जो एआई एवोल्यूशन बहुत तेज हुई वो किसकी हेल्प से? यूनेट, ठीक है। 2016 अल्फा गो डेवलप्ड बाय डीप माइंड defeated world champion Lee Sedol in the game of Go. So, power of reinforcement learning. इसने जो था वर्ल्ड चैंपियन ली सेडोल को गो गेम में, जो ये गो गेम क्या होता है एक्चुअली आई डोंट नो, उसने इसको इसमें डिफीट कर दिया। तो उसमें किसकी पावर देखी? पावर ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग, यहाँ से रीइंफोर्समेंट लर्निंग की अल्फा को से, ठीक है। तो ये भी आगे पढ़ेंगे ये सब जो लर्निंग है। एंड 2020 मॉडर्न एआई एंड जनरेटिव मॉडल्स। हाँ भाई, इन सब के बाद जो भाई 2020 आया, इसमें जो भी रिवॉल्यूशन हुआ भाई बहुत 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 तगड़ा था, मतलब हद से ज्यादा। डेवलपमेंट ऑफ एडवांस एआई सिस्टम लाइक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल्स, इमेज एंड वीडियो जनरेशन मॉडल्स यूज इन चैटबॉट ऑटोमेशन, हेल्थ केयर एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। यार मुझे नहीं लगता कि अब आपको ये भी मुझे बताने की जरूरत है, इससे तो यार अच्छे से ही परिचित हो आप लोग। 2020 में जो कुछ भी हुआ, जितनी सारी चीजें आई, इसको आप इमेज की हेल्प से देख सकते हो। 21st का मैंने इसमें एक डायग्राम भी ऐड कर दिया है। तो यार 2006 में डीप लर्निंग, 2012 में गूगल ब्रेन, 2014 में डीप फेस और रिइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए, 2015 ओपन एआई, रेसनेट एंड यूनेट, 2016 अल्फागो, 2020 मॉडर्न एआई एंड जनरेटिव मॉडल्स। ठीक है, जो यहाँ तक इसका जो कंक्लूजन देखते हैं ये कैसे कहाँ से क्या बना। मशीन लर्निंग का जर्नी जो था सिंपल न्यूरॉन मॉडल से स्टार्ट हुआ था, बताया था ना आपसे। जो ब्रेन का स्ट्रक्चर था न्यूरल सिस्टम, उसी से इलेक्ट्रिकल सर्किट बना। उस इलेक्ट्रिकल सर्किट बताओ, वो जो डायग्राम बनाया था इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसको मैनिपुलेट मतलब कंडक्ट करके उसको ऑपरेट किया सही से कि किस तरह से काम करता है, ये डिसीजन ले पाता है नहीं ले पाता। वहां से लेके हम कहाँ तक आ गए भैया, खुद से वीडियो चल रही है, खुद से इमेज बन रही है, खुद से क्या क्या नहीं हो रहा, बस हमको एक कमांड लिखनी होती है। क्योंकि इस टाइम बहुत डाटा भी है उसके पास, एआई को जो ट्रेनिंग के लिए फेच करने के लिए वो आराम से कर लेता है। सिंपल न्यूरल नेटवर्क मॉडल से स्टार्ट हुआ, आज एडवांस इंटेलिजेंट सिस्टम तक पहुंच गया है। आज एमएल यूज हो रहा है कहाँ का, पता ही होगा आपको, हेल्थ केयर, फाइनेंस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, और फ्यूचर में मशीन और भी इंटेलिजेंट होने वाली है। अगर आपको ये कंप्लीट मशीन लर्निंग जर्नी समझ आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।